कल कहाँ तक कंप्लीट किए थे? हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया था, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए थे, है ना, तो वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था। आगे देखिएगा, बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जैसे साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या पढ़े थे आप? किसका? व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, अध्ययन। और इसका मतलब क्या था? मतलब यहां तो बालक होगा, तो ये बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है। मतलब यहां पर क्या होगा, बालक मतलब बाल, और बालक किसको बोलते हैं? जन्म से लेकर कहां तक? परिपक्वता तक। बता, तो यहाँ पर बालक जो जन्म से लेकर परिपक्वता तक के समय में है, उसके व्यवहार का अध्ययन देख करना है। और इसके व्यवहार में क्या अध्ययन करना है कि बच्चा विकास कर पाया है कि नहीं कर पाया है। जो बच्चों को बताने की कोशिश की गई है, बच्चा वो सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। तो इसी कारण हम लोग इस टॉपिक में क्या देखते हैं? विकास, बच्चों में होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। विकास का अध्ययन, इसी कारण ये टॉपिक क्या बन जाता है फिर? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों में होने वाले विकास का अध्ययन करना है, तो टॉपिक हो जाता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। हो गया। देखिएगा, जो अपना मेन मेजर जो टॉपिक है वो है क्या? बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस का, सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न इसी टॉपिक में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये मान लो कि आपका जो सिलेबस है वो मोर देन 50% हो जाएगा। मतलब केवल पर्टिकुलर इसी टॉपिक की बात करो ना मैं, वैसे आप 20% तो कंप्लीट कर ही चुके हो। जो लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़े हो आप, वो 20% ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब इधर अगर हो जाएगा तो ये 50% और मतलब 70%। दो चैप्टर बस आपका 30% कवर करता है। देखिएगा, पहला पढ़ना है क्या कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ये पढ़ने के बाद ही क्या पढ़ोगे आप? विकास के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। ठीक, ज्यादा नहीं है। रागिनी, इसको लिखो, फिर मैं पीछे लेके जाता हूँ। सेकंड टॉपिक क्या है आपका? विकास की अवस्थाएं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
तो कहाँ से शुरू होता है विकास की अवस्थाएं? कहाँ से? गर्भावस्था से। तो क्या है? गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, और फिर आएगा क्या? किशोरावस्था। विकास के आयाम। डायमेंशन और ऑफ डेवलपमेंट। पूरा लिखना। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में आप ऐसे याद करिएगा, PSC E प्लस ML, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, या EPSC भी याद कर सकते हो। ये P से क्या होगा आपका? P से क्या होगा आपका? फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। सामाजिक विकास के बाद मतलब सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, फिर आएगा कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल के बाद आएगा क्या? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और फिर आएगा क्या? भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये आयाम। और फिर अगला देखते हैं क्या? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आप क्या देखते हैं? एक टॉपिक देखोगे कौन सा? जैसे एक है शिक्षक वाले सेक्शन में अलग देखते हैं, और सहायक शिक्षक में ये सिलेबस थोड़ा सा अलग बताया गया है, लेकिन पूछता आपको सहायक शिक्षक का ही है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ देखो कौन कौन सा टॉपिक इसमें होता है। इसमें देखते हो आप वंशानुक्रम को पढ़ते हो, फिर पढ़ते हैं क्या? वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहीं पर टॉपिक क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको बोल देते हैं प्रकृति और पोषण, नेचर और नर्चर। फिर आता है निरंतरता अनिरंतरता। और एक आता है क्या? प्रारंभिक और पूर्ववर्ती अनुभव। प्रारंभिक और पूर्ववर्ती अनुभव लिख लिए। तो एक बार माइंड में मैप बना लेना कि आपको क्या पढ़ना है। वृद्धि विकास में अंतर, विकास के सिद्धांत, फिर विकास की अवस्था, आयाम, और क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स। ठीक। हमको जो समय लगना है वो इस वाले सेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरी इसी में है, सबसे ज्यादा थ्योरी इसी में पढ़ना है। बाकी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी ये कंप्लीट करेंगे, ये वाला हिस्सा। लिख लिए ना? देख लो जिनका पिछला बचा हुआ था, देख लो 2 ही स्लाइड हुए ना।
ये पहला स्लाइड है। पहले स्लाइड में मैंने ये बताया बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, तो बाल मनोविज्ञान में क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन। और यहाँ पर क्या है, बाल मतलब बालक, तो जन्म से लेकर परिपक्वता तक वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन, बालक के नाम से डिनोट करेंगे। तो बच्चों में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, इसी कारण टॉपिक आपका बन जाता है क्या, बाल विकास, ये बताए। और फिर इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, बाल विकास। तो बाल विकास में ये पूरा टॉपिक रहेगा, विकास वृद्धि में अंतर, ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंस, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, विकास के आयाम, आयाम में PSCE ऐसे करके याद कर सकते हो, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल। फिर इसके बाद आता है एक्स्ट्रा में मोरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षक में अलग, सहायक शिक्षक में अलग बताया गया है। तो पहला हेडिंग दीजिएगा, वृद्धि विकास में अंतर। ठीक, बताओ वृद्धि का मतलब क्या समझ रहे हो। और क्या लग रहा है वृद्धि विकास में, ठीक है, शारीरिक विकास होता है। और लास्ट में विकास जो होता है मृत्यु तक चलता है। ठीक, चलो यहां देखते हैं, इसमें केवल क्या है, वृद्धि जो होता है केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। और ये क्या करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। एवं क्या है, संवेगात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो सीमित होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नैरो कॉन्सेप्ट, संकीर्ण अवधारणा। क्या है, संकीर्ण अवधारणा है। और वही अगर ये बोला जाए तो ये इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, व्यापक अवधारणा। अब यहां से अगर देखा जाए तो केवल शारीरिक जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, है ना। या आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, दृश्य है, मतलब ये क्या है, मूर्त है, इसका जो स्वरूप है वो मूर्त है, कॉन्क्रीट। यहां पर आप देखते हो इसका जो स्वरूप है वो मूर्त और अमूर्त दोनों है। कैसे, कुछ चीजें आपको शारीरिक परिवर्तन तो दिखाई देगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देता। बस कंपेयर कर सकते हो आप। तो ध्यान रखना ये क्या होता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों होता है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों।
इसके अलावा आप देखोगे कि इस ये केवल क्या है, इसमें पता चल पा रहा है मात्रात्मक होता है, केवल क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं, और इसमें क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। इसे सीधे तौर पर मात्रात्मक का मतलब ये है कि आप जैसे ये लाइन से समझो, फिर समझ में आ जाएगा। सीधे तौर पर मापन किया जा सकता है, सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता और कैसे किया जा सकता है? तो किया जा सकता है हमें कैसे होगा भाई, अगर वेट मापना है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, या लंबाई मापना है, तो सीधा टेप लिए और माप दिए, है ना, सीधा टेप लेंगे और माप कर देखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर वजन नापना है तो वेट मशीन में रखे और माप दिए। लेकिन अगर किसी में ये बताना है कि कितना सामाजिक विकास हुआ, तो बता पाएंगे क्या? आप बस कंपेयर कर सकते हो, इससे अच्छा है। नैतिक विकास बताना है तो उसका कोई मेजरिंग टेप है क्या? नहीं। लेकिन बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये हम देखेंगे कंपेयर करके, तो उसको सीधे तरीके से नहीं माप सकते। अब देखिएगा क्या बोला जाता है, ये जन्म से लेकर कब तक चलता है? जन्म से परिपक्वता तक। और ये चलता है कब तक? जन्म से मृत्यु। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा? गर्भ से कब्र तक। पढ़ते हो ना, फ्रॉम वूम टू टूम, नोट करिएगा। फिर देखिएगा यहां पर वृद्धि या इसका निश्चित क्रम नहीं होता। निश्चित क्रम नहीं होता। और विकास क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है। कैसे बता रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर केवल एक ही पक्ष है, और वो क्या है? शारीरिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन में क्या देखेंगे आप कि एक बार क्या बढ़ा? लंबाई। तो पहले तो वजन बढ़ना शुरू होता है बच्चे का, पहले भार बढ़ना शुरू हुआ। 1 साल तक अच्छे से भार बढ़ता है बच्चे का,
अच्छा गोलू मोलू दिखाई देगा स्टार्टिंग में बच्चा, फिर क्या होगा, फिर भार रुक जाएगा, अब क्या बढ़ेगा, लंबाई, फिर लंबाई रुकेगा, फिर वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, और फिर भार बढ़ना रुकेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, फिर से वापस लंबाई। तो ये क्या होता है, एक स्टॉप होगा तो दूसरा चालू होगा, दूसरा वाला रुकेगा तो पहला वाला चलेगा, कंटिन्यूअसली नहीं चलेंगे दोनों, ये बोला जाता है। इस कारण इसका एक निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल सबको देखा जाए, विकास वाले पूरे टॉपिक को समझा जाए, तो यहां पर क्या देखा जाता है, जैसे मैं मानसिक विकास की बात करूं, जैसे मैं भाषा विकास की बात करूं, तो क्या जैसे आप लोग पढ़ोगे कि पहले 50% होगा, फिर 85% होगा, फिर 90% होगा, फिर उसके बाद 100% होगा। तो और भाषा विकास पहले एक शब्द बोलेगा, 3 से 4 शब्द बोलेंगे, फिर 100 शब्द तक जाएंगे। तो ये रुकने वाला है क्या, कहीं पर कोई भी स्टॉप नहीं होता, कोई भी रुकेगा नहीं। तो इसका क्या होता है, प्रॉपर क्रम होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और किसका, वृद्धि का सीक्वेंस नहीं है, एक रुकेगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, और वहां पर क्या है, एक बार स्टार्ट होगा तो एक सीक्वेंस में चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो एक सिद्धांत पढ़ते हैं ना, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है ना, निरंतरता का सिद्धांत, वो देखेंगे। हो गया, बढ़े आगे। फिर 8वां पॉइंट लिखिएगा, वृद्धि में विकास शामिल होता भी है और नहीं भी। विकास में वृद्धि हमेशा शामिल होता है, विकास में वृद्धि हमेशा शामिल होता है, लिख सकते हैं ना लोग, लेकिन जैसे बोला जाता है ना, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से परिपक्वता, तो मैंने बस वही लिखा है, लिख सकते हैं, लेकिन गर्भ। अब इसको समझिएगा क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन है तो ये यहाँ तक मान लेते हैं, और आपको पता है कि परिपक्वता कहाँ तक है, मतलब वृद्धि कहाँ तक चलता है, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है आपका परिपक्वता, ये परिपक्वता, यहाँ क्या है आपका जन्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मृत्यु। मतलब मृत्यु हो रहा है मान लो 80 साल में, परिपक्वता अधिकतम आ रहा है 20 साल में। तो यहां तक जो चला है वो क्या है आपका, वृद्धि। तो आप, और ये येलो पेन से जो दिख रहा है वो पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक क्या रहेगा, विकास। तो आप अगर देखो केवल परिपक्वता तक को समझने की कोशिश करो स्टार्टिंग के 20 साल में, तो स्टार्टिंग के 20 साल में वृद्धि और विकास साथ साथ चले हैं। स्टार्टिंग के 20 साल में वृद्धि और विकास क्या है, साथ साल है, साथ साथ है। तो आप ये बोल सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में वृद्धि के साथ क्या शामिल है, विकास भी है। क्या है, तो वृद्धि में विकास क्या है, शामिल है, वृद्धि में ये विकास क्या है, शामिल है। लेकिन बाद का विकास शामिल है क्या, नहीं, बाद का विकास शामिल नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो कि वृद्धि में विकास शामिल होता भी है और नहीं भी। स्टेटमेंट बना के देगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है।
अब अगर देखो किसी को भी एज अगर आप बताते हो कि आप कितने साल के हो, तो स्टार्टिंग वाला साल को हटा देते हो क्या? नहीं। तो आप कभी भी बताते हो, जैसे मान लेते हैं कोई 26 साल का है, तो क्या स्टार्टिंग का 20 साल हटा देगा वो? तो हमेशा विकास जब भी होता है वो शुरुआत से ही देखा जाता है। कहां से देखा जाता है? शुरुआत से। तो शुरुआत में हमेशा उसके साथ क्या रहेगा? वृद्धि रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या होगा? विकास में वृद्धि हमेशा क्या होता है? शामिल होता है, क्योंकि वो तो गर्भ से ही चालू हो चुका है। हालांकि चालू ये भी गर्भ से ही हुआ है, लेकिन बोलने के लिए क्या बोला जाता है? जन्म से परिपक्वता, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए क्या बोला जाता है? गर्भ से कब्र तक, गर्भ से परिपक्वता तक, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? लाइन ये बताओ, समझ में आया? स्टार्टिंग के 20 साल देखेंगे, वृद्धि विकास साथ साथ है, लेकिन वृद्धि रुक गया, विकास बस चल रहा है। तो इस समय का वृद्धि विकास साथ साथ है, लेकिन बाद वाला विकास है क्या? नहीं है। तो ये लाइन, और विकास में वृद्धि हमेशा क्या होगा? शामिल रहेगा ही रहेगा। अगला पॉइंट लिखेगा, प्रारंभ में वृद्धि तीव्र तीव्र एवं बाद में मंद हो जाती है, बाद में धीमी हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। प्रारंभ में विकास धीमी एवं बाद में तीव्र हो जाती है। ये चीज समझ में आया क्या? जैसे यहां पर देखते हैं, इधर समझा रहा हूं। पहले आपको बच्चे में क्या दिखाई देता है? शारीरिक परिवर्तन ज्यादा दिखाई देगा। ये वृद्धि है और ये क्या है आपका? विकास। तो प्रारंभ अगर समय में देखें तो वृद्धि तीव्र है और विकास क्या है? धीमी। और बाद के समय में क्या है? वृद्धि जो होती है स्लो डाउन हो जाती है और विकास क्या होता है? तेजी से होने लगता है। विकास तीव्र गति से होने लगता है। जैसे शारीरिक विकास धीरे धीरे कम होगा, शारीरिक परिवर्तन है धीरे धीरे कम होगा, और क्या बढ़ेगा? मेंटल, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन ज्यादा तेजी से होने लगेगा। तो ये क्या बता रहा है कि प्रारंभ में बच्चे की हाइट जल्दी बढ़ेगी, लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, उनका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन बाद के समय में 6 साल के बाद हाइट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर उसके बाद क्या बढ़ता है? आपका सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये विकास तेजी से होने लगता है। तो बाद में विकास क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा तीव्र। तो इसके लिए क्या बोला जाता है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। नोट करके लिखे, क्यों पूरक है? क्योंकि जब एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, पहला वाला कम हो गया तो दूसरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। हो गया? किसी लाइन में डाउट तो नहीं है? बताओ। नोट करिएगा इसको। हम्म, ठीक, देख।
जैसे ये बोल रहा हूँ कि कोई अगर पर्सन मान लो 30 साल का है, तो 30 साल कब है? स्टार्टिंग का 20 साल तो है ना, कब बोलोगे 30 साल? जैसे अगले पेज में बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये बोल रहे हो आप कि यहां से यहां तक ये 20 साल हुआ और यहां पर खत्म हुआ परिपक्वता, परिपक्वता, और यहीं पर खत्म हुआ क्या? वृद्धि। विकास आगे भी चल रहा है, लेकिन अगर अब ये 20 साल में, अब मान लेते हैं कोई पर्सन 30 साल का है, तो मैं विकास को कभी भी बोलूंगा कि बच्चा या व्यक्ति इतने साल का है, ठीक है, तो उसकी हाइट, हेल्थ, ये सब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा हमेशा? अब 30 साल बोलोगे तो कहां से स्टार्ट होगा? वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो स्टार्टिंग वाले फेज में ये वाला हिस्सा तो वृद्धि का था, है ना, और यहां से यहां पूरा देखोगे तो ये वाला वृद्धि हमेशा क्या रहेगा? शामिल रहेगा। चाहे वो 80 ईयर्स के पर्सन को भी देखोगे कितना साल का है, तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या होगा? उसका परिपक्वता तक चलने वाला क्या रहेगा? उसका वृद्धि रहेगा ही रहेगा। मतलब किसी भी एज में रहे, वृद्धि उसके साथ ही रहेगा। अगर मान लो 10 साल का बच्चा है और उसमें विकास और वृद्धि क्या साथ साथ है, तो उस समय साथ साथ बोलोगे। 25 साल का अगर कोई पर्सन है तो क्या बोलोगे कि भाई 25 साल में से विकास तो पूरा पूरा है, विकास शुरू से लेकर कहां तक है? अंत तक है, लेकिन स्टार्टिंग वाले फेज में क्या था? उसमें वृद्धि भी जुड़ा हुआ था। नहीं समझे? हाँ, साथ साथ कहां बोल रहा हूं मैं? स्टार्टिंग वाले फेज में है ना। आप अगर 70 ईयर बताओगे, 70 ईयर किसी पर्सन को आप अज्यूम कर रहे हो, तो ये स्टार्टिंग वाले एज को छोड़ दोगे क्या? और उसमें क्या है आपका? वृद्धि, है ना, कि ये 20 साल को थोड़ी छोड़ दोगे आप 70 साल बताते समय। तो आप किसी भी समय अगर मान लो 50 साल भी बताओगे तो ये 20 साल को छोड़ दोगे क्या? है ना। अगर मान लो किसी का पर्सन 40 वर्ष है, 50 वर्ष है या 70 वर्ष है, अगर ये भी बोलूंगा तो भी इसमें स्टार्टिंग के 20 वर्ष में क्या शामिल था? वृद्धि, है ना। इस 40 में 20 साल वृद्धि भी था, इस 50 में 20 साल स्टार्टिंग के वृद्धि थे, इस 70 में 20 साल स्टार्टिंग के क्या थे? वृद्धि था। तो किसी भी विकास अगर कभी भी देखो, 70 साल के विकास में वृद्धि रहेगा कि नहीं रहेगा? स्टार्टिंग का रहेगा। 40 साल देखो विकास के, 50 साल देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के 20 साल क्या थे? वृद्धि के थे। फिर 40 साल का भी अगर कोई पर्सन है तो उसके स्टार्टिंग वाले फेज में क्या है? वृद्धि जुड़ेगा ही। तो 40 साल में वृद्धि और विकास दोनों रहेगा, मतलब वृद्धि स्टार्टिंग के समय का और विकास तो पूरे समय का। समझ में? तो विकास अगर बोलते हैं तो विकास में वृद्धि हमेशा क्या रहेगा? शामिल रहेगा। और वृद्धि के लिए केवल परिपक्वता तक वृद्धि और विकास साथ में रहेगा। वृद्धि रुक जाएगा और बाद का विकास इसमें शामिल नहीं होगा। किसमें? वृद्धि में। देख लो, और कहीं डाउट है तो बताओ। फिर विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। चौथा, केवल मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि हम ये बता सकते हैं कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है ना। 2 इंच बढ़ा है लंबाई, 5 इंच बढ़ा है, 1 फीट हो गया है बच्चे के हाइट, तो हम मात्रा को बता सकते हैं। यहां पर मात्रा तो बताएंगे क्योंकि शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन दूसरा जो है गुण, मानसिक गुण इतना विकसित हो गया है, वहां पर अब माप की नहीं बता सकते ना। संख्या में बता सकते हैं क्या? नहीं, अब गुण के आधार पर बताएंगे। इसका सामाजिक गुण अच्छा है, इसका मानसिक गुण अच्छा है, तो गुण के आधार पर बताएंगे। आप उसको नहीं बता सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते। इसलिए क्या है, परिपक्वता का एज 18 से 20 ही लेना है। वैसे मेंटल एज अगर देखा जाता है परिपक्वता का तो 18 साल अधिकतम परिपक्व। तो इसी कारण क्या बोला जाता है कि जो भारत में बाल अधिकार जितने भी बने हुए हैं वो 18 साल तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये माना जाता है उस समय तक मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ ना हुआ हो, मेंटल डेवलपमेंट कितना हो जाता है? 100% हो ही जाता है। समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा, 18 से 20 साल तक हो जाता है मैच्योरिटी पूरा। आठ नंबर आया समझ में प्रियंका? हो गया यहां तक? सेकंड भी, संकीर्ण अवधारणा का मतलब है, जैसे देखो हमें विकास में क्या देखना है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर आपका इमोशनल, फिर आपका
नैतिक, फिर आपका भाषा विकास, ये देखना है। अब पहले देखो वृद्धि केवल और केवल किसको कवर करता है, तो ये छोटी अवधारणा हुई। छोटी अवधारणा को क्या बोलते हैं, संकीर्ण अवधारणा बोलते हैं, ठीक है। और आपका विकास इन सबको कवर कर रहा है, तो ये बड़ा अवधारणा है। तो बड़े अवधारणा को क्या बोलते हैं, व्यापक अवधारणा बोलते हैं। समझ में? तो इसमें छोटे चीज को अध्ययन करना है, इसमें पूरे चीज का अध्ययन करना है, तो बोलते हैं संकीर्ण और व्यापक, नैरो कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। और किसी को कुछ डाउट? देख, यहां तक वाला शामिल है, यहां तक वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वृद्धि जन्म से स्टार्ट होकर कहां तक चल रहा है, परिपक्वता। विकास जो है जन्म से स्टार्ट होकर कहां तक, मृत्यु तक चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में दोनों साथ साथ है, तो ये लिखा है वृद्धि में विकास शामिल होता भी है, ठीक है। तो यहां तक शामिल है, लेकिन क्या वृद्धि तो यहीं पर रुक गया है, बाद वाला विकास इसमें शामिल हो रहा है क्या, ये देखो, ये वाला विकास शामिल होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए क्या है, यहां तक शामिल है, लेकिन यहां के बाद वाला विकास जो है वृद्धि में शामिल नहीं होगा। यहां तक वाला विकास शामिल है, लेकिन यहां से बाद में जो विकास होगा, यहां से बाद में जो विकास होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए वो लिखा हुआ है। चलो आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, पहला सिद्धांत देखिएगा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां देखिएगा, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, केवल इसके दर में कमी या वृद्धि होती है। केवल इसके दर में कमी या वृद्धि होती है। केवल इसके दर में कमी या वृद्धि होती है। कैसे समझें इसको, जैसे शारीरिक विकास को समझ के देखते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। केवल शारीरिक परिवर्तन को एक बार समझा रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे आप शैशवावस्था में देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो यहां पर आप देखेंगे क्या, यहां पर जो शारीरिक विकास होगा वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा। यहां पर क्या हो जाता है, धीमी हो जाती है, और वो यहां पर वापस से क्या हो जाएगा, तीव्र विकास होता है। तो विकास रुका नहीं था, बस उसका जो दर था, रेट था, वो क्या था, कम ज्यादा हुआ। ऐसे ही मानसिक विकास को लेकर है, वैसे ही सामाजिक विकास को लेकर है, वैसे ही नैतिक विकास को लेकर है।
तो ये हमको दिखता है तो इसको बताते हुए बन गया, लेकिन नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास को बताते नहीं बनता। नोट करिएगा। बढ़े आगे। फिर लिखेगा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी। जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी। जनरल टू स्पेसिफिक, तो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या, किसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसको बोलेंगे? किसको बोलना चाहिए? जैसे देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं बच्चे को इस पेन को पकड़ने बोलूंगा तो पेन को कैसे पकड़ेगा? ठीक है, ऐसे पकड़ेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सामान्य कार्य हुआ। अब अगर ऐसे पकड़ने बोलूंगा तो ये क्या होगा, इसका विशेष कार्य। समझ में? तो पहले क्या करते हैं बच्चे, समान अपने अंगों का सामान्य प्रयोग करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद उन अंगों का विशेष प्रयोग करना। जैसे बच्चा अगर चल रहा है तो पूरा पांव रखेगा जमीन पर, लेकिन अगर बाद में थोड़ा सा समय के बाद अगर ऊंचाई पर अगर कोई चीज रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपने टो पर खड़ा होगा। समझ में है? तो ये चीज क्या है, विशेष प्रयोग। तो पहले बच्चा क्या करता है, सामान्य प्रयोग करना सीखता है अपने अंगों का, फिर उन अंगों का विशेष प्रयोग करना सीखता है। बच्चे पहले क्या, सामान्य प्रयोग करना सीखते हैं, फिर विशेष विशेष एग्जाम्पल बताते हैं। बच्चे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पहले अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करते हैं। अपनी, फिर उंगलियों का, हाँ इसी को बोल सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म। शारीरिक विकास में अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको।
जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर ये वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर। यहाँ तक हुआ। अब ध्यान रखो, एक टॉपिक में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। एक टॉपिक आएगा आगे चलकर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, टीचिंग फॉर्मूला पढ़ेंगे। और ये जो टीचिंग फॉर्मूला है इसमें क्या देखेंगे, देखिएगा एक सूत्र होगा जिसका नाम होगा विशिष्ट से सामान्य। तो याद रखना ये विकास का सिद्धांत है और ये जो पढ़ रहे हो ये क्या है आपका, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है। कहाँ, टीचिंग फॉर्मूला है। तो इन दोनों में क्या होता है, दोनों में ऐसा लगता है कि सेम ही तो पढ़ना है करके, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। हम अपने अंगों का सामान्य से विशेष प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज को सीखना है, टीचिंग अगर अधिगम करना है तो हमको क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर करते हैं। अब विशिष्ट से सामान्य क्या होता है, जैसे आपको बताना है कि गोला क्या होता है, गोला, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। तो बच्चे के दिमाग में पहले क्या करना होगा, वो डायग्राम उसके दिमाग में जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, विशेष विशेष प्रकार के एग्जाम्पल। जैसे पहले प्लास्टिक का, फिर टेनिस का, फिर एक आध फल जैसे हो गया वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, ग्लोब, आप पृथ्वी का ग्लोब जो होता है वो दिखाओगे, तो वो सबका एग्जाम्पल दोगे कि ये गोला है करके। तो विशेष विशेष प्रकार का एग्जाम्पल दिया जिससे बच्चे के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। अगर मान लो आपको बताना है रेक्टेंगल क्या होता है, चौकोन क्या होता है, रेक्टेंगल के बारे में आपको बताना है, तो कैसे बताओगे, बिस्किट बताओगे, एग्जाम्पल दोगे, पार्ले जी, ब्रिटानिया, जो भी बिस्किट आता है वो। मोबाइल का एग्जाम्पल दोगे कि मोबाइल कैसे होता है आपका, रेक्टेंगल शेप में होता है। टीवी बताओगे, टीवी रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ये एग्जाम्पल जैसे दोगे तो वो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, सामान्य सी चीज बन जाएगी। समझ में आया। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं याद रखिएगा, एक दो विधि पढ़ते हो आप लोग। एक पढ़ते हो क्या, आगमन विधि। आगमन विधि पढ़ते हैं ना टीचिंग के लिए, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में याद रखिएगा हमेशा छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं इसको। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सामान्य से विशिष्ट का सूत्र, सॉरी विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल, उदाहरण से नियम, सब इसी में आते हैं। और एक पढ़ते हैं कौन सा हम लोग, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ये सामान्य से क्या हो जाता है आपका, विशिष्ट हो जाता है। सामान्य से क्या हो जाता है, विशिष्ट। और भी आते हैं लेकिन मैं केवल आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं ना। आगे जाके क्वेश्चन पूछता है आगमन का कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, निगमन में कौन सा, तो हमको याद आता है विकास का सिद्धांत तो साधारण से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो आगमन में भी क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, तो वो गलत, ध्यान रखिएगा इसका। पढ़े आगे, हो गया ये, लिखो लिखो लिखो। और भी बोलते हैं उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, है ना, सरल से जटिल, संश्लेषण से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण, कई सारे सूत्र पढ़ने हैं। आगे लिखिएगा, परिमार्जन का सिद्धांत।
थ्योरी ऑफ मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है विकास की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। विकास की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? जैसे उदाहरण के लिए देखो, दो भाई हैं, ए और बी सपोज करते हैं। 3 साल, 3 साल के लिए मतलब दोनों साथ में खेलते हैं। तो यहां पर या मान लेते हैं जुड़वा है, ये भी लिख देते हैं। दो भाई हैं जो जुड़वा हैं। भाई ए को 3 साल के लिए कहाँ भेजते हैं? 3 वर्ष के लिए स्पोर्ट्स में भेजते हैं। और इनको क्या भेजते हैं? 3 वर्ष के लिए म्यूजिक क्लास भेजते हैं। तो जुड़वा है, लेकिन अब जैसे ही हमने एक को स्पोर्ट्स में भेजा तो एक का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और एक का जो म्यूजिक सेंस है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो दोनों को समझने लगे कौन सा क्या बोलना चाहिए, सुर लगा है, कौन सा ध्वनि लगा है, ये पता चल जाएगा। और ये फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा होगा, रनिंग में अच्छा होगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा, विकास, दोनों जुड़वा भाई थे, स्टार्टिंग में 5 साल तक दोनों साथ में बड़े हुए, लेकिन बाद में हमने दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा तो दोनों का क्या हुआ, अलग अलग विकास होने लगेगा। तो विकास की दिशा को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। समझ में? पूर्वानुमान का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्रिडिक्शन। थ्योरी ऑफ प्रिडिक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि बच्चों के प्रारंभिक व्यवहार को देखकर यह बताया जा सकता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में अधिक होगा। पूर्वानुमान का सिद्धांत, बच्चों के प्रारंभिक व्यवहार को देखकर यह बताया जा सकता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में अधिक होगा। मान लो बैट बॉल अच्छा खेल रहे हैं, 3-4 साल का बच्चा अच्छा हर बॉल को हिट कर पा रहा है, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो स्पोर्ट्स में अच्छा बन सकता है। या अगर मान लो वो शुरुआत से ही पेंटिंग में अच्छा है, तो वो उसका इमेजिनेशन अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो हो सकता है डिजाइनर बन जाए, या हो सकता है उस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये ऐसा क्या किया जा सकता है? प्रिडिक्ट किया जा सकता है। समझ में आया? बढ़े आगे। अगला लिखिएगा क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सीक्वेंस। सिक्वेंशियल थ्योरी भी बोल सकते हो। क्रम या निश्चित क्रम ना, तो आपने पढ़ा है विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है।
तो आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, विकास एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। वृद्धि करता है क्या? नहीं, वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन किसका होता है? विकास का होता है। हो गया? फिर लिखिएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। तो दिशा का सिद्धांत कैसा होता है? थ्योरी ऑफ डायरेक्शन। थ्योरी ऑफ डायरेक्शन तो कितने बताए जाते हैं? दो। कितने सिद्धांत बताए जाते हैं? दो सिद्धांत बताए जाते हैं। क्या क्या बोला जाता है? मस्काधोमुखी मुखी और शिरोन पदोन्मुखी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेफोलोकॉर्डल। सेफोलोकॉर्डल। तो यहाँ जो विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है। और एक होता है क्या? समीपस्थ दूरस्थ। समीपस्थ दूरस्थ, या इसको बोलते हैं मध्य बाह्य विकास। मध्य बाह्य विकास, तो इसको बोलते हैं क्या? प्रॉक्सिमल डिस्टल। डिस्टल, तो इसमें क्या? मध्य बाह्य बोलते हैं। मस्का, मस्का है, मस्का है, मस्काधोमुखी और सिरोन पदोन्मुखी बोलते हैं। तो इसको, ये क्या होता है? शरीर के केंद्रीय भाग से या केंद्र से बाहर की ओर, या अग्रांगों की ओर, अग्र आंगों की ओर। और ये दोनों सिद्धांत चलता है ना हमारे में। जैसे सिरोन पदोन्मुखी मतलब क्या होता है कि बच्चा पहले सर को नियंत्रित करता है और फिर बैठना शुरू करता है और फिर उसके बाद चलना शुरू करता है, यही होता है ना। तो बच्चा पहले क्या करता है? अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर अपने कमर को, वहां पर बैठेगा और फिर उसके बाद पैर से चलना शुरू करेगा। तो पहला वाला मेथड हो जाएगा। ठीक, फिर उसमें क्या होता है? समीपस्थ दूरस्थ, केंद्र भाग से कहा? बाहर की ओर। तो इसमें क्या बोला जाता है? अब बीच में तो कुछ है नहीं, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो ये क्या है? इससे जुड़ा हुआ क्या है? हाथ। तो हाथ में क्या होगा? पहले हाथ को हिलाना शुरू करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा? उंगलियों को मूव करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका केंद्र से बाहर की ओर। पहले हाथ को मूवमेंट चालू करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? फिंगर्स को। तो ये अग्र अंग, मतलब इसको बोलते हैं बाहर। समझ में? तो इसमें सिर पर कंट्रोल करना, कमर पर कंट्रोल करना, फिर पैरों से चलना या गर्दन हिलाना, बैठना और चलना, ये बोल सकते हो। यहां पर क्या है? पहले हाथ हिलाना और फिर उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करना। समझ में? फिर नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट थ्योरी क्या है?
कौन सा 6? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय समन्वय बनाना, स्थापित करना। जैसे बच्चे को अगर मान लो किसी खिलौने को उठाना है तो बच्चा वहां तक पहले क्या करेगा, चल के जाएगा। चल के जाने के बाद क्या करेगा, उस खिलौने को छुएगा, उठाएगा। जैसे आपको अगर पानी पीना होगा तो पानी पीने के लिए वहां तक जाएंगे, बोतल उठाएंगे, ढक्कन को खोलेंगे, पानी पियेंगे, ढक्कन बंद करके रखेंगे। तो एक जो पूरा काम था उसको करने के लिए आपने क्या किया, शरीर के विभिन्न जो अंग है उनके मध्य क्या बैठाया आपने, तालमेल बैठाया, समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन बैठाया। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एकीकरण। तब बच्चा जो अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल कर पाता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। अब लिखिएगा अगला, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। या इसको गति का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, गति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, प्रत्येक बच्चे में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत।
पार्शियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मतलब, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब क्या होता है कि विकास को बढ़ावा देने से क्या किया जा सकता है, बढ़ सकता है। विकास को अगर बढ़ावा दिया जाए तो विकास क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। चलो समझाते हैं। कैसे बढ़ सकता है कि अगर मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आप में से किसी ने एक क्या किया, अलग आंसर दिया, यूनिक आंसर दिया कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप में से किसी ने एक अच्छा आंसर दिया तो मैंने अप्रिशिएट किया काफी, और मैंने सोचा ताली बजवा देते हैं, तो ताली भी बजवा दी है। तो आप बहुत खुश हो गए, मजा आ गया आंसर देने में। और हमारे में तो ये पता है ना कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस अभी डिसाइड है ना कि किसके बाद क्या पढ़ना है। तो कल आप फिर से अपने आप को पढ़ के आओगे, फिर पूछेंगे तो फिर आंसर दे देंगे यार करके, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ताली बज गया तो आप एकदम खुश, है ना, वाह यार ताली बज जाता है, सब अपना नाम हो जाता है क्लास में। तो इससे क्या होगा, आप खुद से एक्टिविटी करना चालू कर दोगे कि यार इस सब्जेक्ट के अलावा मैं दूसरे में भी तो कर सकते हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे में भी पढ़ के आया जा सकता है। तो टीचर खुश हो जाएंगे और अपने को क्या मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो लिखेगा विकास को प्रोत्साहन के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आंशिक प्रोत्साहन के द्वारा आंशिक प्रोत्साहन के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। हो गया। फिर लिखिएगा अगला, एक सेकंड, आप लोग को नोट्स भेजना है। अगला लिखिएगा परस्पर संबंध या समन्वय का सिद्धांत। कौन सा नंबर का है, 10th। परस्पर संबंध या समन्वय का सिद्धांत। तो यह है कोरिलेशन या कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो इसमें क्या होता है, संबंध, परस्पर संबंध या समन्वय का सिद्धांत किसको बोलते हैं कि विकास के जो आयाम हैं, कितने आयाम पढ़े आपने, बताओ, विकास के आयाम पढ़े ना। मुख्य कितने हैं, ठीक। तो विकास के आयाम आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के सभी आयाम आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। उदाहरण, किसी एक आयाम में, अर्थात एक आयाम में परिवर्तन होने से
उसका प्रभाव अन्य आयामों पर दिखता है। पर पड़ता है लिखेगा। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास ठीक से नहीं हुआ है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम थोड़ी थोड़ी बातों में क्या कर लेता है, गुस्सा कर जाता है। तो क्या वो सामाजिक विकास हो पाएगा क्या उसका? है ना, बच्चे जब उससे खेलेंगे, मजाक अगर उड़ाएंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अगर मान लो भाषाई विकास ठीक से नहीं हुआ है, वो बोलने में क्या करता है, अटकता है मान लो, ठीक है, ये अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा है, वो सब कुछ का कुछ शब्द बोल देता है, तो होगा क्या कि वो जब बोलने की कोशिश करेगा तो लोग हंस देंगे उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, सामाजिक विकास होगा क्या? नहीं। अगर उसको कुछ पूछना भी होगा तो वो इसलिए नहीं पूछेगा कि कहीं वो पूछेगा तो कहीं कुछ लोग हंसे ना, तो वो अपना डाउट भी क्लियर नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं उदाहरण, यदि किसी बच्चे में भाषा विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो वह तो उसका मानसिक एवं सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखिएगा। हो गया ना ये? फिर लिखिएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा बोल रहे हो? बस एक दो और बाकी है। समान, या इसको बोलते हैं निश्चित निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। सिमिलर पैटर्न थ्योरी। सिमिलर पैटर्न थ्योरी। तो सिमिलर पैटर्न थ्योरी में क्या होता है कि बच्चे किसी भी ये इस कॉन्सेप्ट को गैसेल ने बताया था ना, नहीं, ये वाला बस याद रख लेना। बच्चे किसी भी प्रजाति या जाति के हों, उन सब में विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। उन सब में क्या होता है, विकास का क्रम समान। अब जाति का मतलब साहू वर्मा ये सब मत सोचेगा ना, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम,
कि प्रजाति का मतलब ये है कि अगर कोई भारतीय है तो जैसे यहाँ पर भारतीय, यूरोपीय, यूरोपीय, और बोल सकते हैं क्या, अफ्रीकन, अफ्रीकन। तो मतलब कहीं के भी हो, सब में विकास का क्रम क्या होगा, समान होगा। मतलब बच्चा पहले सर को नियंत्रित करेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। समझ में आया? कि ऐसा तो नहीं कोई पहले चलना सीखेगा। तो हो सकता है विकास का क्रम जो है गति अलग अलग हो, लेकिन क्रम तो यही रहेगा। पहले एक शब्द बोलेगा, फिर वाक्य बोलेगा, फिर पूरे सेंटेंस को समझेगा। तो इस प्रकार जो क्रम रहेगा वो समान रहेगा। बच्चे किसी भी जाति प्रजाति से बिलोंग करे, विकास का क्रम हमेशा क्या रहेगा, बच्चों में समान रहेगा। हो गया? गैसेल, गैसेल, ये अरे हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा। बस दो और। क्या होता है कि विकास कभी भी क्या नहीं होता, रेखीय नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, वर्तुलाकार। अब वर्तुलाकार मतलब ऐसा कि एक बार ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे, फिर उसके बाद पीक की तरफ जाएंगे, फिर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। इसी को क्या बोला जाता है, चक्राकार भी बोला जाता है। ठीक है। तो रेखीय बनाम वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत, लीनियर वर्सेस स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर मान लो अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। जैसे आज एक यूनिट पढ़े हैं तो कल 2 यूनिट पढ़ेंगे, परसों 3, ऐसा होता है क्या? परसों ये भी हो सकता है कि पढ़े ही ना, है ना। और ऐसा तो बहुत दिन होता है नहीं पढ़ते हैं। तो विकास कैसे होता है, जैसे एग्जाम अब पास आ रहा है, अभी आप लोग कौन से मोड में हो, यहाँ पर हो। ठीक है। जैसे एग्जाम बोल रहे हैं नवंबर में हो सकता है, कब हो सकता है, तो धीरे धीरे कहाँ जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहुंचोगे, एग्जाम देने के बाद छोड़ देते हैं सबको, धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, फिर ये डाउन जाएगा, फिर नया कोई तैयारी करोगे तो ये शेप में जाते जाएगा। हमेशा प्रोग्रेसिव रहोगे क्या, नहीं, हमेशा क्या रहेगा, स्पाइरल शेप में चलते रहता है। तो विकास लिखेगा, विकास रेखीय ना होकर कर वर्तुलाकार होता है, कार आकृति में होता है। वर्तुलाकार आकृति में होता है। हो गया। लास्ट लिखिएगा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। बढ़े आगे। मैं करा दूंगा निखिल, टेंशन मत लेना, और आराम से कराऊंगा। एग्जाम के हड़बड़ी में भी नहीं कराऊंगा, इतना कराऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा आप सबको। अंतः क्रियात्मक सिद्धांत, इंटर रिलेशन थ्योरी। तो किसके किसके मध्य अंतः क्रियात्मक बोल रहे हैं, तो याद रखना, वंशानुक्रम क्रम और वातावरण।
तो लिखिएगा यहां पर विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्त अंतःक्रिया का परिणाम। मतलब विकास पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हो गया यहां तक? तो यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार देखो क्या क्या पढ़े हो। तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा। डिफरेंस देखने के बाद क्या देखे थे? विकास के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कौन सा था? निरंतरता, कि विकास कभी नहीं रुकता, केवल उसका स्पीड कम या ज्यादा होता है, ये समझे थे। फिर सामान्य से विशिष्ट, वो समझ में आ गया था। पहले बच्चे सामान्य कार्य फिर विशिष्ट कार्य करेंगे। फिर परिमार्जन का सिद्धांत देखेंगे। फिर परिमार्जन का मतलब चेंज कर सकते हैं ना। फिर पूर्वानुमान, कि विकास किस दिशा में होने वाला है उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद है ना, क्या बोलते हैं, निश्चित क्रम का सिद्धांत, कि एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। फिर विकास की दिशा का सिद्धांत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेफलोकॉडल और प्रॉक्सिमा डिस्टल। फिर क्या बोल रहे हैं, एकीकरण का सिद्धांत। फिर उसके बाद क्या है, एकीकरण का सिद्धांत के बाद क्या पढ़े हो, वैयक्तिक भिन्नता। तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है? विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब एक व्यक्ति का विकास जो होता है दूसरे व्यक्ति से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा सिद्धांत है, आंशिक पुनर्वलन, मतलब विकास को बढ़ावा देने से, प्रोत्साहन देने से, आंशिक प्रोत्साहन देने से किया बढ़ाया जा सकता है। और नोट्स भेजा हूं देखना। ठीक। फिर उसके बाद वीडियो बना सकते हैं क्या? ठीक। फिर कौन सा सिद्धांत पढ़े आपने? परस्पर संबंध का या समन्वय का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया बोलते, क्या बताया गया इसमें? विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं।
ये बताए थे। तो अगर मान लो एक आयाम में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे में दिखाई देगा। फिर सामान्य से क्या बोल रहे हैं, समान प्रतिमान या निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। तो उसमें क्या है कि बच्चा किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, विकास की दिशा सभी में क्या होगी, समान होगी, एक समान होगी। फिर रेखीय बनाम वर्तुलाकार का सिद्धांत, कि विकास रेखीय होता है क्या, नहीं, हमेशा वर्तुलाकार होता है। फिर लास्ट अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। तो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत में ये देखो, विकास मतलब क्या होता है आपका, डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी और ये क्या होता है आपका, वातावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, तो इसी को D इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू क्या बोल देते हैं, E बोल देते हैं। H इंटू क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये एलिजाबेथ हरलॉक ने बोला था। हरलॉक महिला है ना, हरलॉक ने दिया था, एलिजाबेथ हरलॉक ने दिया था। इसका एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना आप लोग को, उसमें बुक का भी लिस्ट है, देखे जाइए। हो गया ये, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो कौन सी दिशा में होता है, देखिएगा, सिर से पैर की दिशा में। विकास का क्रम, एकीकरण, परस्पर संबंध किसमें आएगा, विकास की दिशा के सिद्धांत में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम क्या होता है, समान। बताओ किसमें आएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत आएगा, सतत विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की संबंध का सिद्धांत। समान प्रतिमान, एक क्वेश्चन में फंसोगे भी। ये बताओ कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, विकास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से क्या होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। सही है, बचपन में अगर बच्चों को अच्छे से बताया गया है तो वो बाद में भी अच्छे ही रहते हैं। जैसे मैथ्स में अगर स्टार्टिंग में अच्छे हैं, अच्छे से गाइड किया गया तो बाद में भी मैथ्स आसान हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में अच्छा नहीं है तो बाद में कितना भी मेहनत करो क्या होता है, मुश्किल होता ही है। तो ये सही है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अपूर्वानुमान होती है, जबकि हमने पढ़ा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बताओ कौन सा। ये सिद्धांत आपने पढ़ा था, निरंतरता, समन्वय का सिद्धांत पढ़ा, फिर उसके बाद कौन सा, व्यक्तिगत भिन्नता। ये वाला सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट लिखिएगा, शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का प्रयोग करके बाद में हाथ की उंगलियों से ही वस्तु को पकड़ सकने में। तो विकास का कौन सा सूत्र है ये, साधारण से विशिष्ट की ओर होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निश्चित प्रतिमान पढ़े थे आप, फिर समन्वय का सिद्धांत पढ़ा, निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा। यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया है। क्या हुआ है ये देखो, सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, लेकिन यहां क्या लिखा है, विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट,
जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ता रहता है। बताओ कौन सा सिद्धांत में आएगा? क्या बता रहे हैं? एक आयाम का रिलेशन दूसरे आयाम से बता रहे हैं, एक आयाम को दूसरे आयाम से बता रहे हैं। किसमें आएगा? ए आएगा, बी आएगा? विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास शैशवावस्था में तेजी से, बाल्यावस्था में मंद, फिर किशोर दशा में तेजी से होने लगता है। यह कौन सा सूत्र है? ऐसा है ना, विकास पहले तेज हुआ, फिर मंद हुआ, फिर तेज हुआ। विकास रुका नहीं है, लगातार चल रहा है, लेकिन बस उसका क्रम जो है ज्यादा हुआ है, कम ज्यादा हुआ है। तो कौन सा सिद्धांत आएगा? बताओ। आधा तो गलत हो चुका है। ठीक है, आपको देखो, पहले पारस्परिक चर्या तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, व्यक्तिक भेद तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही बच्चे की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा एक दशा जैसे नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत तो है नहीं, हमको सिद्धांत बताना है, कौन सा नियम है ये बताना है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो अविच्छिन्न का मतलब होता है बिना रुके, अविच्छिन्न का मतलब होता है बिना रुके। इधर ध्यान देना ना, नोट्स मिल जाएगा। मस्का दो मुखी, मस्का दो मुखी निकट से दूर का क्रम किससे जुड़ा हुआ है? विकास से। नेक्स्ट, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर, मध्य भाग से बाहर की ओर अगर हो रहा है तो वो कौन सा है? कौन सा सिद्धांत में आना चाहिए? क्या आएगा? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत से। नेक्स्ट, बताओ, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, पहला, प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव होता है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। सही है। और ये क्या लिखा है? विकास को बढ़ावा देने से नहीं होता, जबकि होता है। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत आपने पढ़ा, कौन सा सिद्धांत पढ़ा? आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ा है। तो ए गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सही है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की क्या की जा सकती है? की जा सकती है कि नहीं? फिर विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और अपने संभावित खतरे नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बताओ। कौन सा होगा? विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया। परिपक्वता का मतलब क्या है आपका? ये वंशानुक्रम को बोलते हैं, वंशानुक्रम। और अनुभव मतलब होता है वातावरण। तो ठीक है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये तो समझ में आ गया। विकास का एक क्रम होता है ना, एक निश्चित क्रम होता है। सही है। सभी क्षेत्र, अब क्षेत्र मतलब क्या? PSCE अपने ऐसा पढ़ा था, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक गति से आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं, अलग अलग गति, भिन्न भिन्न गति होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों में सभी सही पहचान करता है? अब बताओ, आयाम में क्या आ जाएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखो, PSCE। ठीक। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन
विकास कैसे होगा? हेड टू टू होगा। मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। विकास की दिशा होती है दोनों निश्चित निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत आपने पढ़ा है। फिर अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा है, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक। बताओ, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट का रिलेशन इनमें से किससे होगा? किससे होगा? बौद्धिक विकास से होगा। किससे होगा? बौद्धिक विकास से। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, है ना, और एक दो तो नया डाला हूं। बाकी आप लोग और क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में देखेंगे। और समझ में आया इतना? तो यहां तक ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ ना। अगले क्लास में क्या देखेंगे? विकास की अवस्थाएं। कोशिश करेंगे वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे पढ़ेंगे तो विकास की अवस्था कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है मालूम है कि वो जो, क्योंकि आप कभी भी अगर मान लो 1 घंटे का एक क्लास हो रहा है ना, 10 मिनट लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 10 मिनट 20 मिनट कम हो जाता है क्लास। कंटिन्यू पढ़ते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का क्लास 2 घंटे में हो जाता है। तो अगले 2 घंटे 2 दिन अगर पढ़ेंगे तो आपका विकास की जो अवस्था है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसका भी एमसीक्यू कर ही लेंगे। आप लोग बताओ, 2 घंटा पढ़ सकते हैं? कल में नहीं हो पाएगा। चांसेस कम है, इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती, मतलब इतनी जल्दी सरकार तैयार नहीं हो सकता। दिसंबर तक आ सकता है, अगर आना हुआ तो दिसंबर तक आएगा, नहीं तो टेट एग्जाम के बाद आएगा। ठीक है, आना होगा तो दिसंबर तक आएगा, नहीं तो टेट एग्जाम के बाद आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को दुरुस्त करो, कहाँ कहाँ कमी है वो देखो, बाकी सब्जेक्ट हमारे ऊपर रहने दीजिएगा।